हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम यूटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यूटेट परीक्षा में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय जो कि है गणित, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि पेपर 1 से संबंधित होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो यूटेट की परीक्षा है ये हमारी 26 नवंबर को कंडक्ट होने वाली है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें गणित के अंदर पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग बाल विकास की जो रिवीजन वीडियो है, साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन की जो मैंने रिवीजन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, उसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको यूटेट की 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप तीनों के तीनों प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन से देखिए और अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये सभी प्रश्न जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये यूटेट की परीक्षा में पेपर 1 के अंदर हम लोगों से पहले पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे हमें अलग अलग माप दे रखे हैं, अलग अलग साइड दे रखी है ट्राइंगल की यानी कि त्रिभुज की, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कभी भी ये जो त्रिभुज होता है, ये ट्राइंगल होता है, इसको फॉर्म करने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए एक यहाँ पे नियम बता रखा है कि अगर हम दो साइडों का, अगर मान लीजिए 3 साइड है ए, बी और सी, इन तीनों साइडों में से किसी भी 2 साइड का अगर हम योग करें, जैसे ए और बी का करें, तो इनका जो योग हो वो आपका सी से बड़ा आना चाहिए। या फिर अगर आप बी और सी का योग करते हैं तो वो ए से बड़ा आना चाहिए। या फिर ऐसा कह लीजिए ए और सी का अगर हम योग करें तो वो किससे बड़ा आना चाहिए, वो बी से बड़ा आना चाहिए। अगर हम इस नियम को यहाँ पे याद रखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो देखिए अगर मैं 2 और 3 का अगर मैं योग करूं तो कितना आएगा 5। 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इनका योग बड़ा आना चाहिए था। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 का योग करती हूँ, 3 और 4 का योग कितना आएगा 7। 7 जो है वो 6 से बड़ा है, यानी कि ये निर्माण हो सकता है इसका। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4 को अगर मैं जोड़ती हूँ तो कितना आएगा 7। 7 जो है वो इस 7 के बराबर आ रहा है, बराबर नहीं होना चाहिए, इनका योग ये तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 और 6 को अगर हम जोड़ें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10। 10 जो है ये 12 से छोटा है, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन और ये नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। इस नियम को अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक चित्र दे रखा है, एक फिगर दे रखी है जिसमें हमें एक यहाँ पे फिर से एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें ए बी सी ये साइड है, और ए के अंदर वाला जो एंगल होता है, कोण होता है, वो नहीं देके यहाँ पे बाहर के साइड से एक एंगल दे रखा है, वो दे रखा है आपका 130। और यहाँ पे बोल रखा है एंगल बी और सी का अगर हम अनुपात देखें, यानी कि इन दोनों का रेशियो देखें तो ये 2x है और ये मतलब 2:3 है। तो अगर मैं x ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 2x और 3x। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हमें एक नियम पता होना चाहिए। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जो बाहरी कोण होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, वो योग के बराबर होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस चीज को मैं अभी समझाती हूं, इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए अगर ये आपका बाहरी कोण है तो ये जो बाहरी कोण होगा वो आपका योग के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। किसके, इसके अपोजिट में बनने वाले, जैसे इसके अपोजिट में बनने वाले एंगल कौन से, ये दोनों। अगर यहां होता है तो इसके अपोजिट में ये दोनों बनते, अगर यहां पे होता है तो इसके अपोजिट में ये दोनों बनते। तो इस हिसाब से यहां बोला जाता है कि जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे यहाँ पे आपका 130 दे रखा है, ये किसके बराबर होगा, ये इसके अपोजिट में बनने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2x + 3x कितना आ जाएगा, वो होगा आपका 130 के बराबर।
तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 5x, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 130 के बराबर। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालने के लिए 130 को मैं किससे भाग कर दूंगी, 5 से भाग कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 26, ये 5 बारी में चला जाता है, तो यानी कि x का मान कितना आ गया मेरा, x का मान यहाँ पे आ गया मेरा 26। अब आप मुझे बताइए आपको निकालना क्या है इस प्रश्न में, आपको निकालना है एंगल B। तो देखिए एंगल B को मैंने क्या माना था, 2x माना था। तो देखिए आपको करना क्या होगा, x का मान आपके पास आ गया, कितना आया, आप कहेंगे यहाँ पे 26 आया। 26 को मैं 2 से यहाँ पे गुणा कर दूंगी, क्यों, क्योंकि 2x है, 2 को आपको x से गुणा करना है, तो 2 को हमने x का मान से यहाँ पे गुणा कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 52 डिग्री, जो कि हमें बी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। आई होप मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, आप ये चीज़ें शॉर्ट में लिख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्रश्न में बोल रखा है कि यदि मूलधन और 5 वर्ष का जो आपका SI होता है, यानी कि साधारण ब्याज होता है, उसका अनुपात हमें कितना दे रखा है, 10/3 दे रखा है, यानी कि रेशियो हमें दे रखा है प्रिंसिपल और SI का, वो कितना दे रखा है, 10:3, और वो भी कितने वर्ष में, 5 ईयर्स में। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालना है, यानी कि ब्याज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसका सूत्र पता होना चाहिए, ये है P/R/T/100। तो देखिए इस सूत्र से हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को कैसे यहाँ पे हल करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, SI यहाँ पे कितना दे रखा है, इन दोनों का आपको रेशियो दे रखा है, तो XX ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रिंसिपल पहले दे रखा है, तो ये प्रिंसिपल का मान कितना होगा, 10, और SI बाद में दे रखा है, तो SI होगा 3, जो पहले दिया होता है वो पहले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 10x। जो रेशियो है मैंने उसे नंबर में यहाँ पे बदल दिया। रेट आपको क्या करना है, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको कितना दे रखा है, 5 वर्ष। तो देखिए इस तरीके से इतना आपका हल हो गया, 0 से ये 0 कट जाएगा और ये चीज़ें आपकी इधर को आ जाएंगी। अगर आपको रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, 3x को आप यहीं पर रहने दोगे, इसके अलावा जो चीज़ें आपके ऊपर की साइड है, यानी कि R के साथ क्या क्या था, एक x था, एक 5 था, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये जो आपका ऊपर की साइड था वो आ जाएगा आपका नीचे की साइड, x और 5, और ये जो 10 था ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, x से x कट जाएगा और ये 2 बारी में, तो 3 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया वो हमारा आया आपका पहला ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब चलिए कुछ और प्रश्न को हल करें जो कि हमें यूटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझते रहें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक एंड घात का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये 64 है, 64 की पावर कितने दे रखी है, 12 दे रखी है, और यहाँ पे आपको 4 दे रखा है, 4 की पावर 15 दे रखी है, और 64 की पावर हमें यहाँ पे याद करने की, इसकी पावर कितनी होगी। तो देखिए एक्सपोनेंट पावर का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को सबसे पहले इनके जो बेस होते हैं, ये जो नीचे लिखा होता है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हमें बराबर करना होता है। तो देखिए इसको अगर आप यहाँ पे गुणनखंड करें, इसका फैक्टराइज करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये आपका 2 की पहाड़ी में जाएगा, फिर दोबारा ये 2 की पहाड़ी में जाएगा, फिर ये 2 की पहाड़ी में जाएगा। तो इस तरीके से इसके आपके 2 की पावर कितना आ जाएगा, कितने बार आया, ये आपका 6 बार आया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 64 की पावर 12 को मैं 64 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6 की पावर 12। ये मैंने क्या किया, मैंने इसके बेस को बराबर करने के लिए सबसे पहले 64 का यहाँ पे मैंने फैक्टर बना लिए। तो देखिए ये फैक्टर बनाने आपको आने चाहिए। इसके अलावा अगर हम 4 का बनाएं तो 4 का देखिए यहाँ पे आपका 2 की पावर 2 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक है, पर मैं आपको बेसिक से ही यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 64 का भी क्या आएगा, 2 की पावर 6, और इसके बाहर यहाँ पे अभी भी x है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं यहाँ पे अब x लगा सकती हूँ, यही मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी संख्या की अगर पावर की भी पावर हो तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपको 6 और 12 को यहाँ पे क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 6 और 12 को अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 72। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 72 लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30,
और आपको इन दोनों को करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट पावर का एक रूल आपको बता रही हूँ। अगर किसी का भी बेस बराबर है, पहली बात तो हमने बेस बराबर जानबूझ के किया ताकि हम ये सूत्र लगा सके, अगर किसी का भी बेस बराबर है और वो भाग हो रहा है, यानी कि a और a दोनों बराबर है, जिसे 2 और 2 यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनकी पावर जो होती है वो आपकी माइनस हो जाती है। और अगर यही चीज़ यहाँ पे गुणा में हो, मतलब मल्टीप्लाई में हो, ये आपका x यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका x होगा ब्रैकेट के बाहर। अगर ये चीज़ गुणा में हो तो इनकी पावर को हम यहाँ पे कर देते हैं योग। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे पावर इसकी बेस बराबर थी और ये डिवाइड यानी कि भाग हो रहे थे, तो हम इसकी पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। आपको क्या करना होगा, 72 में से अब मैं 30 को यहाँ पे माइनस करूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे 43 लिख दिया, सॉरी 43 नहीं 42 आएगा क्योंकि ये 2 है, तो इस जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं 2। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अगर आपके दो बेस बराबर हों और ये आपका इक्वल में हो तो इनकी पावर जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि 6x किसके बराबर होगा, 42 के। तो आपको ये देखना है कि 6 के पहाड़े में आपका 42 कितने बार में आता है। 6 5 होता है 30, 6 6 होता है आपका 36, 6 7 होता है 42। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 7, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। आई होप ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे अगर a और b का अनुपात हमें 2/3 यहाँ पे दे रखा है और b और c का अनुपात भी हमें 2/3 दे रखा है, और प्रश्न में बोल रखा है कि a b c का अगर हमें अनुपात निकालना है, तो इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। ए बी को हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले ए बी सी हम इस तरीके से लिखेंगे। ए बी का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 2/3। ठीक है जी, मैंने लिख दिया। और बी सी का अनुपात कितना है, यहाँ पे 2/3। तो देखिए इसको बराबर करने के लिए हमें करना क्या होता है, ये जो 3 लिखा है ये आपका बी के सामने है, तो इसको हमें बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साइड वाले में भी यहाँ पे 3 लिख देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर यहाँ पे ये खाली है तो इसके साइड में जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। आपको करना क्या है, इनको गुणा करना है। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो यहाँ पे ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 4 6 और 9। देखिए ये तीनों नंबर किसी एक पहाड़े से नहीं कटते, ये दोनों आपके 2 के पहाड़े से कटते हैं, पर ये आपका 2 के पहाड़े से नहीं जाता। इसके अलावा 6 और 9 आपका जो है 3 के पहाड़े से जाता है, पर 4 नहीं जाता। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4:6:9। अब चलिए, आई होप ये क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपका वर्क एंड एनर्जी का क्वेश्चन आता है या फिर आपका अनुपात निकालने का आता है तो आप कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बेसिक सा बट अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक त्रिभुज है जिसमें अगर हम इसके बाह्य किरणें को देखें, यानी कि एक्सटीरियर एंगल को देखें, तो देखिए एक त्रिभुज जो होता है, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए, इसके अंदर के जो कोण होते हैं इनका योग होता है आपका 180, यानी कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है भाई, 180। 180 के हिसाब से अगर मैं इसे तीनों को बराबर भागों में बांट दूं तो यह आ जाएगा आपका 60, यह आ जाएगा 60, यह आपका आ जाएगा 60। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं इस चीज़ को कर रही हूँ, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाह्य किरणें यानी कि बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल की बात की गई है। आप मुझे बताइए, ये आपका पूरा ये आपका 180 बन रहा है, अगर ये 180 में से ये 60 है तो ये बाहर का कितना होगा आपका 120, ये बाहर का कितना होगा 120, और ये बाहर का कितना होगा 120। इस हिसाब से अगर हम बाह्य किरणें निकालें, 120 को हम 3 बारी यहाँ पे योग करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 160, जो कि हमें यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब चलिए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं जो कि हम लोगों को यूटेट परीक्षा के गणित का नेचर समझने में हमें मदद करेगी। अब हम यहाँ पे परिमाप और साथ ही साथ यहाँ पे सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं इंग्लिश में अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे बोल रखा है 2 वर्ग हैं, 2 स्क्वायर हैं, यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर दे रखे हैं और इन दोनों स्क्वायर का, इन दोनों वर्गों का परिमाप क्या होता है, पैरामीटर को बोलते हैं।
जी पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर एक का दे रखा है 24 और दूसरे का कितना दे रखा है आपका 32। तो देखिए दो आपके यहाँ पे स्क्वायर है, ये पहला है और ये हो गया आपका दूसरा। इसका पहले वाले का पैरामीटर कितना दे रखा है जी, पैरामीटर आपको दे रखा है यहाँ पे 24 और दूसरे वाले का पैरामीटर कितना दे रखा है, दूसरे वाले का पैरामीटर यहाँ पे दे रखा है आपको 32। तो देखिए इससे सबसे पहले तो आप साइड निकाल लीजिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे स्क्वायर का पैरामीटर यानी कि वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं 4 इंटू साइड, ये इसका सूत्र है, ये आपको याद रखना होगा। तो आप मुझे बताइए साइड कितनी आएगी, अगर मैं 24 को 4 से भाग कर दूं तो यहाँ पे आपका बचेगा 6। तो यानी कि पहले वाला जो वर्ग है उसका जो आपको साइड है, जो इसकी भुजाएं हैं वो आपकी 6 सेंटीमीटर की हैं और दूसरे वाले का अगर हम निकालें सेम यहाँ पे सूत्र लगा के तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आप मुझे बताइए। अगर मैं 32 को 4 से यहाँ पे भाग करती हूँ तो ये कितने बारी में जाएगा, तो आप कहेंगे 8 बारी में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें क्लियर हुई कि पहला जो वर्ग है, पहला जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर और जो दूसरा वर्ग है उसकी साइड है आपकी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं कि इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी कि इन स्क्वायर के क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है एरिया। तो पहले तो आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, हमें इसका स्क्वायर करना होता है साइडों का। तो देखिए दोनों में मैं एरिया निकाल लेती हूँ क्योंकि प्रश्नों में हमें क्षेत्रफल यानी कि एरिया की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप मुझे बताइए कि 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 6 होता है 36, तो आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पहले वाले का एरिया है। अगर हम दूसरे वाले का एरिया निकालें तो 8 को 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 से आ जाएगा 64। तो देखिए यहाँ पे बोला गया था कि इन वर्गों के यानी कि दोनों स्क्वायर के हमें क्षेत्रफलों को क्या करना है, योग करना है। अगर आप इन दोनों का योग करते हैं तो योग करने पे आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए मैंने दोनों का योग यहाँ पे कर दिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये बोल रहे हैं इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी कि ये जो आपके स्क्वायर हैं इनके एरिया का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके बराबर है, वो क्षेत्रफल के बराबर है, किसके, तीसरे वर्ग के। यानी कि यहाँ पे इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले तो आपको दो स्क्वायर दे रखे थे ए और बी, मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। दोनों का आपको परिमाप दे रखा था, परिमाप से आपने यहाँ पे साइड निकाल लिया। साइड के बाद हमें क्षेत्रफल की भी बात की गई तो मैंने दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया। क्षेत्रफल के बाद बोल रखा है कि दोनों के क्षेत्रफल का आपको योग करना है और इनका जो योग आएगा यानी कि जो 100 आया है वो एरिया के बराबर है, यानी कि क्षेत्रफल के बराबर है तीसरे वर्ग के। एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर यानी कि कोई तीसरा आपका स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर है। ठीक है जी, यानी कि ये जो दोनों आपके वर्ग दे रखे थे, दोनों वर्ग का जो क्षेत्रफल है, दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का जो योग है वो योग जो भी आया यानी कि जैसे यहाँ 100 आया, वो जो 100 होगा वो तीसरे वाले किसी तीसरे स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए आगे हम इसे कैसे हल करेंगे। अब आगे बोल रखा है कि इस हिसाब से आपको बताना है कि जो तीसरा आपका वर्ग होगा उसका परिमाप यानी कि पैरामीटर आपको निकालना है। तो देखिए तीसरे वाले स्क्वायर का हमें एरिया तो पता चल गया। एरिया अगर पता चल गया तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइडों का स्क्वायर कर दो। अभी मैंने बताया था जैसे 6 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, तो ये कितने के बराबर है, 100 के। आप कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका स्क्वायर करने पे, जिसको 2 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, तो आप कहेंगे कि वो 10 है। तो देखिए 10 को 10 से करूंगी तो आप कहेंगे कि 100 आएगा। तो यानी कि तीसरे वाले स्क्वायर का, तीसरे वाले वर्ग का हमें एरिया हमें कहां से पता चला था, दोनों वर्गों के योग से। और इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसकी भुजाएं यानी कि साइड निकाल दी। अब मुझे क्या निकालना है, बस परिमाप निकालना है, पैरामीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर, यानी कि दो वर्गों के परिमाप देके हमें तीसरे वर्ग का परिमाप यहाँ पे निकालने को बोला। तो इसका सूत्र तो बदल नहीं सकता, 4 इंटू साइड होगा। 4 इंटू साइड कितना है, 10 है। तो आप इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको पता है परिमाप और ये जो आपका क्षेत्रफल होता है यानी कि पैरामीटर और स्क्वायर होता है, इसके क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, द मेजर ऑफ द एंगल हु सप्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है जो इसके समपूरक कोण होंगे उसके कोटिपूरक कोण के यहाँ पे 3 गुना होंगे। यानी कि यहाँ पे
में बोल रखा है जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 3 टाइम्स होगा आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ऐसे आपके दो कोण अगर जिनका योग करने पर आपका 180 आए तो वो सप्लीमेंट कहलाते हैं, और अगर ऐसे कोई कोण है जिनका योग करने पर कितना आए, 90 आए, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो देखिए इनमें से मैं कोई भी एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे कि मैंने 45 ले लिया। अगर मैं 45 का यहाँ पे आपका सबसे पहले सप्लीमेंट निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 में से 45 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को मैं यहाँ पे माइनस करके देख रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा आपका 135, ये तो आ गया। इसके अलावा इसी का ही 45 का ही अगर मैं आपका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ता है। हाँ जी, आप देख लीजिएगा, ये इसका 3 गुना है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन में आप करके देखिएगा, नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सप्लीमेंट होता है उसमें आपका 2 अगर एंगल लिया, उन दोनों का योग किया तो 180 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 180 को इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 135। फिर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की भी बात की गई है तो मैंने क्या किया, इसी नंबर को मैंने 90 से माइनस किया, तो यह आया 45। और क्वेश्चन में बोल रखा है 3 गुना होना चाहिए, तो 3 गुना है ये इसका, तो यही इसका आंसर है। अगर देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पे ले लेती, तो जैसे मैंने 180 में से 30 को माइनस किया तो आप कहेंगे 150 आ गया, ठीक है जी। इसके बाद 90 में से भी मैं इसको माइनस कर रही हूँ, तो क्या ये इसका 3 गुना है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। आई होप ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करें। चलिए हम लोग यहाँ पे 2 और प्रश्नों को हल करें। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट नंबर है, यानी कि कौन सी संख्या इनमें से उत्तम संख्या मानी जाएगी। तो परफेक्ट नंबर हम निकालते कैसे हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए इनमें से कोई सा भी एक नंबर ले रही हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 28, जो कि हमें सबसे पहले दे रखा है। तो देखिए 28 के आप फैक्टर बना दीजिए। 28 जो है वो सबसे पहले किसके पहाड़े में जाएगा, वो आपका 1 के पहाड़े में जाएगा। 1 के पहाड़े में हर संख्या जाती है, तो 1 × 28 लिख दिया। इसके अलावा ये 2 के पहाड़े में जाएगा, 2 के पहाड़े में ये 14 बार में जाएगा। इसके बाद ये 3 के पहाड़े में नहीं जाता, ये आपका 4 के पहाड़े में जाता है। 4 के पहाड़े में ये 7 बारी में जाता है, ठीक है जी। 5 के पहाड़े में नहीं जाता, 6 के पहाड़े में भी नहीं जाता, 7 के पहाड़े में जाता है, पर 7 के बारे में हमने लिख दिया कि 7 के पहाड़े में कितने बार में जाता है, ये 4 बार में जाता है, तो हमने ये लिख दिया। तो इस तरीके से ये संख्या जब रिपीट कर जाए, यानी कि 4 के पहाड़े में 7 बार में, 7 के पहाड़े में 4 बार में, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अब आपको अगर परफेक्ट नंबर निकालना है तो इसके जितने ये फैक्टर बने, कितने फैक्टर बने, 1, फिर बना आपका 2, फिर बना आपका 4, फिर बना आपका 7, फिर बना आपका 14 और उसके बाद बना आपका 28। इनका आप योग करके देखिए। इनका अगर योग करने से, अगर मैं इनका योग करती हूं तो आप इनको यहाँ पे जोड़ के देख लीजिएगा। इनको जोड़ने से आपका आ जाएगा 56। अगर इनको जोड़ने से जो भी यहाँ पे संख्या आती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनको जोड़ने से जो भी ये संख्या आती है, जैसे कि यहाँ पे 56 आया, अगर ये 56 जो है वो आपका इस नंबर की टेबल में अगर आता है तो वो आपका परफेक्ट नंबर होगा। मैंने क्या कहा, अगर किसी भी संख्या का आपको परफेक्ट नंबर निकालना है तो सबसे पहले इसके क्या कर दीजिए, फैक्टर्स आप तैयार कर लीजिए। फैक्टर्स मैंने तैयार कर लिए। फैक्टर्स तैयार करने के बाद जितने भी इसके फैक्टर आए आप सबको यहाँ पे जोड़ के देखिए। जोड़कर देखने के बाद ये जो भी यहाँ पे संख्या आती है, अगर ये संख्या जो है, जो हमें प्रश्न में दी गई संख्या के मल्टीपल होती है, 2 बार में जाता है, तो ये जो आपका प्रश्न में नंबर दिया होगा ये एक परफेक्ट नंबर होगा। अब देखिए इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जरा एक और एग्जाम्पल मैं इसका लेके दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें एक और संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे 36 और 10 दे रखा है। 10 छोटी संख्या है तो 10 का करके देखते हैं। तो 10 का अगर हम करके देखेंगे तो ये सबसे पहले 1 के पहाड़े में जाता है, फिर 2 के पहाड़े में जाता है, 3 के पहाड़े में नहीं जाता और 4 के पहाड़े में भी नहीं जाता, 5 के पहाड़े में 2 बार में जाता है। यहीं पे प्रश्न खत्म। तो इसके अगर फैक्टर को जोड़े तो 1, 2, 5 और 10। 10 और 5 को जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे हम 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18।
18 जो है ये देखिए 10 के पहाड़े में नहीं जाता है, तो ये जो 10 होगा ये एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन था यानी कि 28 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए एक नया क्वेश्चन आया था हमारे यूटेट की परीक्षा में जो अभी आपका 24 मार्च को हुआ था, ये लॉग की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी थी। तो देखिए लॉग की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो लॉग में यहाँ पे लिखा है 2 और 2 के रूट बनाया हुआ है। रूट को अगर हम पावर में ले जाएं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने क्या किया, लॉग यहाँ पे √2 दे रखा है। देखिए √2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे रूट जो होता है वो पावर में जाके आधा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी पावर क्या है, इसकी पावर में यहाँ पे 8 दे रखा है। 8 को मैं इस तरीके से फैक्टराइज करूँ, ध्यान से देख लीजिएगा 2 बार ये प्रश्न, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। और इसका भी रूट था, इसका जो रूट है, रूट को मैं यहाँ पावर में आधा लगा सकती हूँ। आपको इतना याद रखना है कि किसी भी संख्या में इस तरीके से रूट दे रखा है तो वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए इस चीज़ के लिए। मैंने आपका क्या कहा, सबसे पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। कैसे लिखा, लॉग को लॉग रहने दिया, ये जो √2 है, √2 को मैंने 2 की पावर हाफ लिख दिया। इसके अलावा 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया और इसका जो रूट है मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके अलावा आपको एक रूल ये मैं यहाँ पे बता दूँ, log 2 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये जो पूरी संख्या होगी ये 1 के बराबर होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा, और जो भी लॉग जैसे log 2 क्या है, 1 है, और इसकी जो पावर होती है वो सारी आगे को आ जाती है। ये लॉग के कुछ रूल हैं, ये आपको पता होना चाहिए प्लीज। लॉग की जो भी पावर होगी वो आगे को आ जाएगी। क्या क्या पावर है, तो आप कहेंगे 2, 3 और आधा, ये पावर है ना, ये सारी चीजें पावर में जा रही हैं। तो 2, 3 और आधा, ये देखिए 2, 3, आधा, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए आप लोगों को हेल्पफुल लगे हों। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे पूरा सिलेबस तो कवर नहीं हो जाता, बट आप लोगों को यहाँ पे लेवल पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, टाइप वही रहेंगे, जैसे आपके त्रिभुज हो गए, त्रिकोण हो गए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, एक्सपोनेंट पावर हो गया, पैरामीटर निकालने वाले प्रश्न हो गए, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो गए, इसी लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आपने CDP की, EVS की रिवीजन सीरीज नहीं देखी, इसके अलावा आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी। 3 प्लेलिस्ट में आपको लगभग 40 जितनी वीडियोस मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ यूटेट पेपर के लिए बनाई गई हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, अपना फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, और जैसा कि हमें पता है कि 26 तारीख को पेपर है, तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा जो मैं CTET संबंधित वीडियो बना रही हूँ वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज शाम को आपको EVS की क्लास 5 की मैराथन वीडियो मिलेगी, वो आपका यूटेट में EVS में भी मदद करेगी। देखिए जो मैराथन की बड़ी वीडियोस होती हैं वो आपका एक ही टाइप की अपलोड होती हैं, बट आप लोगों को मदद मिलेगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।